अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। आज सुबह तो ऐसी हमारी शुरू हुई है कि ऑनेस्टली इस वक्त ज़रा एक स्माइल लाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज सुबह सुबह जी हम उठे हैं तो एक ख़बर हमारे सामने थी एंड दैट वाज न्यूज़ फ्रॉम इस्लामाबाद, जिसकी अभी हम आपको थोड़ी देर में डिटेल भी दे देंगे। इनफैक्ट इसका हैशटैग जो था वो ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था। सुबह अचानक से आपकी आंख खुलती है ना, तो मेरी फजर के बाद आंख खुली कोई 6 बजे के करीब दोबारा, वैसे उठने की तैयारी होती है, तो मुझे एक दोस्त ने तमाम वीडियोस भेजी हुई थी और ये गुजारिश की हुई थी कि इस पे बात करना, और मैंने जो देखना शुरू किया तो वो आप 15 मिनट की आंख लगाने का जो इरादा रखते हैं ना दफ्तर आने से पहले, 1 मिनट के लिए मेरी आंख नहीं बंद हुई, क्योंकि उसके बाद से अजीब नोजियाटिक फीलिंग, देन मुख्तलिफ सोचें कि हमारा यही माशरा है जिसमें हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जिसमें हमारे बहन भाइयों के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, यहाँ पे क्या लेवल ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी हम अपने आने वाली नस्लों को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बंदा फेडरल कैपिटल में आके बदमाशी करता है, फेडरल कैपिटल में आके असलहे के जोर पर एक नौजवान लड़का और लड़की के बदतमीजी के साथ लड़की को बरहना करा देता है। आप इमेजिन कर सकते हैं ये टॉर्चर और ट्रॉमा? बिल्कुल जी, हम इमेजिन वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन इस बात का मुझे बहुत खदशा है कि कई बातें ये ना उठें कि वो लड़का लड़की एक्चुअली कर क्या रहे थे, जो कि वो वाली बातें भी उठना स्टार्ट हो गई हैं। वी विल टॉक अबाउट दिस अ लिटिल लेटर इन द शो, क्योंकि ये वो बात है जिसमें ऑब्वियसली हमने अपनी दिल की भड़ास भी निकालनी है, हमारे अपने ओपिनियंस भी हैं, लेट अलोन इस वक्त मुल्क में क्या गुजर रहा है उस तनाजुर में भी हमने वैसे मुझे लगता है कि हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स ना मोरल पुलिसिंग बन चुका है, और वो भी मोरल पुलिसिंग कर रहे होते हैं। हाँ, वो खुद बड़ी चीज वो खुद सबसे ज्यादा करप्ट और इमोरल एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड होते हैं। मतलब आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स उठा के देख लें, आप इर्द गिर्द अपने नज़र दौड़ाएं ज़रा, ये डांस, ट्रांसजेंडर्स की परफॉर्मेंसेस, इसमें बड़े से लेकर बच्चा तक सभी देखे हुए हमने बैठे हुए वीडियोस के बारे में हम अभी बात करेंगे। एक्चुअली टाइम बड़ा कम हो जाता है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने आपसे करनी है। वी हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट्स एज वेल। सो सबसे बड़ी खबर तो आज होनी चाहिए थी दिलीप कुमार साहब का इस दुनिया से चले जाना, और उनकी फ़न के लिए खिदमात और उनके काम से हमारी यादें, हमारे वालिदैन की यादें, हमारे दादा दादी की एसोसिएशन, वो सब भी है। उनको हम कहे तो भारतीय अदाकार और बॉलीवुड एक्टर कह रहे हैं, लेकिन वो थे बड़े सब कॉन्टिनेंट के ही एक्टर। एक्चुअली एवरीबडी काइंड ऑफ ओन्ड हिम, क्योंकि जिस ज़माने में वो अरूज पे थे वो ज़माना एवरीबडी यूज्ड टू आइडेंटिफाई विद वन अनदर। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन लेट अस गेट आउट ऑफ द वे। और मोरल पुलिसिंग की बात कर रहे थे कि हमारा फेवरेट स्पोर्ट बन चुका है मोरल पुलिस, और इसमें सबसे ज्यादा सफ़े अव्वल में जो खड़े लोग नजर आते हैं ना, वो होते हैं जो अपनी प्राइवेट गैदरिंग में ट्रांसजेंडर्स से मुजरे करा रहे होते हैं। I'm sorry to use this term. No, why should we be sorry? बात बड़ी अच्छी आपने इधर बात उठाई है कि जो इनको कंडेम कर रहा होता है ना, जो पॉइंट आउट कर रहा होता है ये गलत है, वो गलत साबित हो जाता है। तो लिहाजा अगर आपने वर्ड यूज किया तो हम क्यों खौफजदा हो वर्ड यूज करने से? लोग तो ये कर रहे हैं। तो लिहाजा ये इस्लामाबाद वाला केस भी आपको बड़ी अच्छी तरह बता देते हैं, और इससे 2-4 और मॉरल पुलिसिंग की आपने बात की, इससे 2-4 और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कल परसों एक और वीडियो जो थी वो वायरल हो रही थी, कहीं कोई शादी थी और हमारी एक वेटरन एक्ट्रेस है बुशरा अंसारी, वो भी डांस करती थोड़ी सी पाई गई उसमें, और लोग उनके पीछे इस तरह पड़ गए। मॉरल पुलिसिंग का मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अभी तो आपकी बहन की डेथ हुई है कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले, और अब ये कर रही है। हमें लोगों की खुशी से भी तकलीफ होना स्टार्ट हो गई है। यानी कोई मर गया ना आपका, तो आप क्यों नहीं साथ मरे, आप क्यों जी रहे हैं? तो ये चीजें तो होनी ही है हमारे साथ, जो हमारी सोच होने के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ रही है। उन्होंने अपना एक्सप्लेनेटरी बयान जारी किया बुशरा अंसारी साहिबा ने कि जनाब 3 महीने हो गए, मैं हर लम्हा कर्ब और गम में गुजरी हूं, और उसके बाद एक फैमिली और दोस्तों में खुशी का मौका आया तो मैं उसमें 2 मिनट के लिए उनके साथ शामिल हो गई, लेकिन हमें एतराज है। लेकिन कहने का मतलब ये है हमें तो तकलीफ होगी, कोई खुश ना हो जाए कहीं, तो लिहाजा वी विल डू दिस, और हमें मौका मिले माशाल्लाह। हमसे मुराद वो तमाम लोग जो इसमें सबसे आगे होते हैं ना, की कर रहा है और की कितना है, वो वाले लोग। अच्छा जी, हुआ क्या है इस्लामाबाद? सोशल मीडिया पर खातून और लड़के पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस का एक्शन। तशद्दुद करने वाले मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा, जो कि हैशटैग भी एक चल रहा था, टॉप ट्रेंड था पाकिस्तान में, और उनके साथी फरहान
को गिरफ्तार कर लिया है और वीडियो में मौजूद तीसरे मुलजिम की तलाश जो है वो जारी है। जल्द गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाएगा। इंशाल्लाह मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है बाअसर शख्स लड़के और लड़की को हरासा कर रहा है। और ये हम बड़े चॉइस वर्ड्स जो है ना इस वक्त हम यूज कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली आपको बता नहीं सकते, पार्लिमानी अल्फाज यूज कर रहे हैं। इसने इस कदर गलत हरकत की हैं और जिस तरह ये थप्पड़ रसीद कर रहा है, मैं और तो कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि आपको पता है ना फिर लोग एतराज करते हैं। इसकी पुलिस स्टेशन में सही खातिर तवाज़ो होनी चाहिए। लेकिन आयरनी ये है कि आप मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत है और खुद कितना गलत कर रहे हैं ये बताते हुए। मतलब दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी नोटेड एंड आई एम सॉरी, मैं ये प्रोफाइल देख रही थी सुबह इस बंदे का एंड आई वाज ट्राइंग टू सी कि ये इंसान इस लेवल ऑफ ढिठाई और बदतमीजी और गंदगी पे किस तरह पहुंच जाता है। ये वही लोग होते हैं जो लिटरली अपने माँ बाप पे भी हाथ उठाते हैं। क्योंकि ये इस तरह नहीं है कि एक दिन जी 30 साल की उम्र में इसने सोचा आओ ये करें, नहीं, ये बचपन से कर रहे होते हैं। ये टीनेज में ना सबसे पहले अपनी माँ को तशद्दुद का निशाना करते हैं और फिर ये इनकी ये हालत होती है। खैर, अहमद सुभान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, यू हैव बीन कवरिंग द स्टोरी। ये बताइएगा कि एक ये उस्मान मिर्जा तो है ही जिसकी ढिठाई उसके चेहरे से आया है। वी जस्ट होप आई एम अगेन नरेटिंग कि पुलिस वाले इसका जरा ख्याल रखे थाने में। वो जो सोफे पे बिठा के इसे तस्वीर खींची गई है वो तो देख के मुझे आग ही लग गई कि इसको ये प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उसकी ढिठाई उसकी शक्ल से आया है। बाकी साथियों का क्या बना जो सारे जमा हैं इस कमरे में? जी अब्दुल्ला, इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज से ये वाकया जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की मदईयत में ये थाना गोल्डा में मुकदमा दर्ज किया और फिर ये E11-2 से इसको मिर्जा उस्मान को रात में तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। इसके बाद इसके दूसरे साथी जो कि वीडियो में ही सामने आ रहे हैं, फरहान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब एक तीसरा साथी है जिसकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही है। टोटल ये 4 मुल्ज़िमान हैं जो कि FIR में जिसके नाम दिए गए। अताउर रहमान और मदारिस भट्ट के नाम से ये 2 बंदे हैं जो कि अभी भी गिरफ्तार होना बाकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इनके खिलाफ जो कुछ हरकत इनने इस वीडियो में की हैं जिसमें मुकदमा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है अहमद, क्योंकि अभी तक लड़का लड़की मिले नहीं है। उनकी मुद्दत में तो मुकदमा दर्ज हुआ नहीं है, फिर ये छूट जाएंगे, फिर यही होता रहेगा। मुकदमा कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है पुलिस ने? सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज यही होगी कि जब दूसरी पार्टी जो कि मुतासरा फरीक है वो सामने आए और वो तमाम तर शवाहिद बयान करे कि अदर देन के सिर्फ एक साइड का अभी तक वर्डिक्ट है या फिर जो कुछ वीडियो में बताया जा रहा है, क्योंकि वीडियो में जो कुछ बातें की भी जा रही है जो आपने यकीनी तौर पे सुनी होगी या सोशल मीडिया पे वायरल है, तो वो सब सिर्फ अल्फाज हैं। आया कि कुछ प्रैक्टिकली ऐसी बात हुई नहीं हुई, वजह क्या थी, इस सारे मामला क्या था, ये सारा तभी सामने आ सकेगा और इसके बाद फिर इस पे कोई केस हो सकेगा। साथ दूसरी एक इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि पुलिस दराया में बता रहे हैं कि ये फरवरी और मार्च का वाकया है, ये कोई रीसेंट एपिसोड भी नहीं है कि 1-2 दिन पुराना ही वाकया हो। तो इस हवाले से भी अब देखा जाएगा कि इतना पुराना जब वाकया और मुतासरा फरीक ने इसको रिपोर्ट क्यों नहीं किया, उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव था। बिल्कुल, बहुत से सवाल है अहमद सुभान, ये भी बताइएगा। अब ये भी पता चल रहा है कि ये जो बंदा है जिसकी जिक्र हो रहा है, ये मिर्जा, ये कोई पहला इसका जुर्म नहीं था, क्राइम नहीं था। ये तो इस किस्म की बहुत सी चीज़ें पहले भी कर चुका है। इसकी वीडियोस वायरल हैं, असलहे के साथ धमकियां भी पहले देता रहा है। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि पहले भी इसके ऊपर कोई मुकदमा जो है वो किया गया था। कोई ऐसी खबर आपके पास हो? क्रिमिनल रिकॉर्ड, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका। तो बिल्कुल, जब इसके हवाले से तफ्तीश की जा रही है तो ना सिर्फ पुरानी चीज़ें बल्कि अब पुलिस राय में बता रहे हैं कि कुछ मजीद नई चीज़ें भी सामने आई हैं कि जो कि अब तक सोशल मीडिया पे या सामने नहीं आई, कि जिसमें रिसेंटली भी इसमें थाना इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में IH में जहाँ इसकी रिहाइश है वहाँ पर इसने किसी अपने मुलाजिम के गले में कोई जंजीर वगैरह बांध के उसके ऊपर तशद्दुद किया, जो कि चांदी दिन कबल की ये एक पिक्चर भी आप पुलिस हुकाम को मौसूल हुई है। इसके अलावा जिस तरह से इसने के ऊपर पुराने मुकदमा थे तो उसमें इसने बेल भी हासिल कर रखी है और वो मुख्तलिफ केसेस में इसके ऊपर ट्रायल चलता भी रहा। साथ में इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये क्योंकि नशे का आदी है तो जब ये नशे की हालत में होता है तो ये अपने हवास
खो बैठते हैं और इसको फिर मालूम नहीं होता कि ये क्या कुछ कर रहा है। और इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि वो सिर्फ खड़े तक नहीं हो पा रहा और ना उसके मुंह से जो कुछ वो कह रहा है वो तो एक तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी अदायगी भी उससे मुकम्मल तौर पे नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये भी जाहिर हो रहा है। अच्छा, ये जो नौजवान लड़का लड़की हैं, इनको ट्रेस करने के लिए, इनको एतमाद देने के लिए सबसे पहले कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, आपकी आइडेंटिटीज़ को खुफिया रखा जाएगा, पुलिस कुछ कर रही है ऑन द हाई अप लेवल, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद कोई भी रिलक्टेंट होगा सामने आके इस मामले में पढ़ने के लिए, चाहे उसके साथ कितनी ज्यादती हुई हो। अब्दुल्ला, बिल्कुल पुलिस इस दोनों जो ये लड़का और लड़कियां जो कि मुतासरा फरीक हैं, इनको ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रही है। इसमें रात गई जब ये गिरफ्तारी भी हुई तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने खुद से सोशल मीडिया पर आके ये शहरियों का एतमाद हासिल करने के लिए भी एक कोशिश की कि इत्तला कम अज कम प्रोवाइड की कि वो गिरफ्तार कर लिया गया मिर्जा उस्मान। और उसी के बाद एक हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा स्टेप है इस पूरे वाक़े में कि जब ये मुतासरा जो मिर्जा उस्मान है मुलजिम, वो गिरफ्तार हुआ तो उसी के बाद अब इन लड़का लड़की के हवाले से भी तफ्तीश करके पुलिस हुकाम उन तक भी पहुंच सकेंगे और फिर तमाम तर मामले की को जांचा जा सकेगा कि वाक़या था क्या। चलें, शुक्रिया। अभी 2 गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया अहमद सुबहान। ये मिर्ज़ा उस्मान सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है, एक कैरेक्टर है ये, और ये ऐसे कैरेक्टर आपको हर चंद किलोमीटर के फासले पे नज़र आ जाएंगे। आपको हर शहर, हर इलाके, हर महल्ले में ऐसे कैरेक्टर नज़र आएंगे जो अपने तई फन्ने खां बने फिरते होंगे, खुद इंतहा की गंदगी और गलाजत में मुब्तला होंगे, लेकिन लोगों पे कीचड़ उछालने में सबसे आगे होंगे। आई डोंट इवन हैव वर्ड्स टू से, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स देखे हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अ लॉट ऑफ द थिंग्स आर मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि वीडियो बहुत पुरानी है, क्लियरली यू कैन टेल बाय द क्लोज कि ये सर्दियों की बात हो रही है, तो ये इतनी अरसे बाद क्यों वायरल हुई? मतलब कि अगर ये पहले आ जाती तो ये बंदा पहले पकड़ा जाता, पिछले और महीनों में इसने पता नहीं क्या कर लिया वीडियो तो इसके अपने साथियों के पास थी ना, वो लड़का लड़की थोड़ी वीडियो बना रहे थे। अच्छा बिल्कुल, तो अब वो वायरल हुई होगी, अब वो निकल गई, उसने खुद सोचा। इट आल्सो ब्रिंग्स मतलब आपकी अटेंशन इस बात पे होगी है कि जिस जगह पे कानून की धज्जियां, मतलब कानून है तो सही लेकिन ऑब्वियसली इंप्लीमेंटेशन तो जीरो है, वहां तो ये दंदनाते फिरेंगे ऐसे लोग। खौफ नहीं है ना कि कोई पकड़ाई होगी, कोई पकड़ा जाएगा, कोई सुनवाई होगी। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग अगर कोई दुनिया में कहे ना कि बाकी मुल्कों में भी तो ये होता है, ऑफ कोर्स बाकी मुल्कों में भी यही होता होगा, लेकिन वो पकड़े जाते हैं लोग उसी इंस्टेंट। वो जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो बेचारे लड़का लड़की थे, अगर किसी और मुल्क में होते हैं ना तो पहुंच चुके होते हैं उसी वक्त पुलिस के पास, नोइंग के इनके साथ इंसाफ होगा। इधर ये नहीं पता। यहाँ पे ये जो लड़का लड़की है ना, ये उसी वक्त पुलिस के पास इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि सबसे पहले तो पुलिस इनको इंटेरोगेट करती, इनको इंक्वायर करती, इनसे सवालात करती। जनाब उनसे तो सवाल कर लेना, लेकिन उनसे बड़ा जुर्म जो शख्स कर रहा है, जो जिस लेवल की इसने वाहियात हरकत और वीडियोस में जो मुगल्लज़ात ये बक रहा है और जो काम कर रहा है, अल्फाज कम पड़ जाते हैं अपने गुस्से का इजहार करने के लिए भी कि ये कितना गलीज आदमी है, और इसका इबरतनाक, लिटरली इबरतनाक इस शख्स का अंजाम होना चाहिए। हटा दें इस वीडियो को प्लीज, थैंक यू, ताकि हम आगे बात कर सकें, क्योंकि दिस इज डेफिनेटली बहुत हो गई। और लेट्स मूव ऑन, और हम बात करते हैं, सबसे एक न्यूट्रल टॉपिक होता है बात करने के लिए, जब आपने कुछ और बात ना करनी हो तो मौसम की बात भाई बहुत धोखा दे रहा है आजकल महकमा मौसमियात या बादल। आजकल हम मौसम पे भी गुस्सा है, हमें हर चीज पे गुस्सा चढ़ा हुआ है। आज तो मौसम के हवाले से आपको बता दें कि मुल्क के बालाई इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये बालाई से जनूबी कब आएगा? नहीं आने वाला। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश। हल्की फुल्की तो क्या ज़बरदस्त साउंड करता है। हल्की फुल्की बारिश के साथ क्यों दिमाग में पकौड़े और चाय आ जाते हैं? वो तो आते ही आपको पता है, लेकिन कराची में क्या हो रहा है, सुबह उठते हैं ना तो हसीन मौसम लग रहा होता है, कभी कभी हवा भी सुबह अच्छी, हवा भी चल रही होती है, बादल भी आए होते हैं, और 11 बजे तक ये ऐसी सूरत हाल रहती है, और उसके बाद माशाल्लाह सूरज जो छाती निकाल के सामने आता है तो वो आपको कहता है कि हाँ मैं यही मौजूद हूं। सूरज भी आपकी आंखों में आंखें डाल के कह रहे तो अब मजा आया, मतलब बिल्कुल लगता है कि दुश्मनी है। हम मेट ऑफिस के डायरेक्टर से बात करेंगे, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, मुल्क भर में प्री मानसून और अब मानसून आने वाला है, इत्तलात हैं कि बड़ी बारिश होगी, अब ये सीजन शुरू हो गया है, शुरू हो जाएगा कब से, अगर एग्जैक्ट डेट आप हमें दे सकें, क्योंकि जाहिर है मानसून इज अ रेगुलर फीचर ऑफ आवर खित्ता।
अब 10 या 11 जुलाई के बाद नॉर्थ पाकिस्तान में, यानी जो आपका हमारी कोर मानसून बेल्ट है, लाहौर, उससे ऊपर गुजरांवाला, सियालकोट, इस्लामाबाद और ये जो इलाके हैं, इनमें 11 जुलाई से मुतवक्के है मानसून की हवाएं उससे ज़्यादा शिद्दत से दाखिल होंगी, तवातुर से दाखिल होंगी, तो फिर उस इलाकों में बारिशें शुरू होंगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये पूरे नीचे साउथ पंजाब में और उधर केपी की तरफ और फिर ईस्ट बलूचिस्तान और फिर अपर सिंध और इन सब इलाकों में फैल जाएगा। तो अच्छा खासा स्पेल है, ये अच्छी बारिशें हैं, ये एक लंबा स्पेल है। ये लग रहा है कि 11 जुलाई से ऑनवर्ड 17-18 तक कमोबेश ये कोई एक आध दिन के जी वक्फे के साथ इस तरह से चलता रहेगा। इसके अलावा और भी बड़ी बातें हैं, जैसे कि जनूबी पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची में हम देखते हैं कि बादल बहुत आते हैं। अभी हम सुबह की ये बात कर रहे हैं, लेकिन बारिश ऐसी ख़ास नहीं होती, बिल्कुल ऐसे फुआर टाइप सीन और फिर आगे चले जाते हैं। तो यहाँ बारिश कब तक मुतवक्के है, मतलब बारिश होगी? जी देखिए, कराची में जो बादल होते हैं ये असल में सी ब्रीज़ की वजह से होते हैं। मेनली इस सीज़न की एक फ़ीचर होती है कि समंदर के ऊपर जब सी ब्रीज़ ज़्यादा स्पीड के साथ चलती है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ चलती है, तो उसके नतीजे में ये बादल आते हैं और ये हल्के बादल होते हैं। तो इन बादलों से ज़्यादा आप ड्रिज़ल या कभी कभी हल्की सी फुहार या शावर्स, वेरी ब्रीफ शावर जिसे वो कहते हैं, या लाइट रेन, वो मुतवक्के इनसे होती है। तो अभी तक वही सिलसिला चल रहा था कि ऑन एंड ऑफ ड्रिज़ल वगैरह हो जाती थी, कभी रात में कभी सुबह में। तो 12 की रात से मुतवक्के है, तवक्को हम कर रहे हैं कि मानसून की हवाओं का दाखिला होगा और सिंध में भी बारिश अच्छा स्पेल होगा, ये अच्छी बारिश हो जाएगी। और बशमूल कराची में भी मिड ऑफ द जुलाई जो है, यानी 15 और 16 जुलाई के आसपास लग रहा है कि यहाँ भी बारिश हो जाएगी। थैंक यू सो मच। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। 12 से वो कह रहे हैं ज़रा दाखिल होंगे मानसून की हवाएं, और ऐसा लगता है कि कराची में ईद से पहले अगर बारिश हो जाए तो ईद पे मौसम सुहाना होगा और बारबेक्यू का मज़ा दोबाला होगा। माशाल्लाह, मतलब वो भूल गए जो पिछले साल हुआ था और पूरा स्विमिंग पूल बन गया था पूरा शहर। मुझे तो उससे डर लग रहा है। मतलब मैं लिटरली आई एम होपिंग कि बारिश थोड़ी सी हो जाए, यस मौसम, बट बियॉन्ड दैट मैं नहीं सोच रही। ब्रेक के बाद मिलिए। नथिंग टू से। वेलकम बैक जी। जरा क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज शुरू होने से पहले ही कोरोना से मुतासर हो गई और इंग्लिश क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी और 4 ऑफिशियल समेत 7 अफराद कोरोना पॉजिटिव निकल आए। मुस्बत आने पर पूरी टीम को आइसोलेशन में भेज दिया गया। इस सूरत हाल के बावजूद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि सीरीज स्केड्यूल के मुताबिक होगी। लेट्स सी कि इसका एडवांटेज मिलता है क्योंकि उनकी टीम तो ऑलमोस्ट तब्दीली हो जाएगी। इंग्लिश बोर्ड के ऐलान करदा 18 रुकनी स्क्वाड में बेन स्टोक्स को कप्तान मुकर्रर किया गया है। सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। दोनों टीमें 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेंगी। इतना सब कुछ हो गया। क्या अगर पाकिस्तानी स्क्वाड में इस तरह लोग पॉजिटिव निकल रहे होते विद कोविड-19 तो कितना बड़ा हंगामा मचता दुनिया में। समी बर्नी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर मीडिया PCB। उनसे भी बड़ा अच्छा सवाल है अब्दुल्ला, यही सवाल कर लेते हैं। एक तो ये कहना चाहूँगी समी साहब, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये यूके इंग्लैंड की टीम ने बड़ा अच्छा ये कदम लिया कि उन्होंने पूरी टीम ही बदल दी। तो ये अच्छा हो गया कि बिल्कुल एक न्यू सेटअप कर दिया। बट प्लीज़ ये जवाब ज़रूर दीजिएगा, अगर यही हालात हमारे साथ हुए होते तो क्या कोई टीमें आती खेलने के लिए, या फिर वो वहीं से फिर ना कर देती? और टॉकिंग ऑफ हेडलाइंस, तो क्या हेडलाइंस बनती पाकिस्तानी टीम और मैनेजमेंट के हवाले से? हुमा और अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर मुझे अपॉर्चुनिटी देने का। मुझे ये तो नहीं पता कि क्या होता अगर ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती, तो मैं स्पेकुलेट नहीं कर सकता। बट ये आपके सवालों को मैं इस तरह जवाब देता हूँ कि जब हमारे यहाँ PSL 6 पोस्टपोन हुई 4 मार्च को, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि उसके बाद कम से कम PCB के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म हुआ, तो वो तो एक चीज स्टैब्लिश्ड है। और उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी जो क्रिकेट लीग है वो भी सस्पेंड हुई और अब ये हो गया। तो मुझे तो नहीं पता कि अगर हम इस सिचुएशन के अंदर होते इंग्लैंड के जगह तो क्या होता, बट आई कैन अज्यूम, और आप भी मुझसे एग्री करेंगे, बेस्ड ऑन द ट्रेंड that we saw in March. So but did you ask English Cricket Board, as in did PCB inquire कि जनाब क्या आपको पता नहीं था कि पाकिस्तान के साथ सीरीज है? जिस तरह हम लोगों को बायो सिक्योर बबल और उसके सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए कहा जाता है, और हमारे लड़कों पे जाहिर है इट्स ऑल वेरी साइकोलॉजिकल एज वेल। फिजिकली तो आप आइसोलेटेड होते ही हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब होती है। तो ये लोग नहीं करते क्या? समी साहब, टू ऐड के अभी आपको पता है कि हमने PSL कितनी मुश्किलों से खत्म किया, ओनली बिकॉज सामने हमारा ये इंग्लैंड
इंग्लैंड का टूर था, तो लिटरली लाइक अ डे बिफोर दैट वी हैड टू फिनिश दैट PSL। बड़ा काम किया है यू नो इस टूर्नामेंट पे पहुंचने का। वैसे मैं ये सोच रहा हूं, इनको कल पता लगा था कि पाकिस्तान के साथ इनकी सीरीज है? वर दे नॉट इन अ बायोसिक्योर बबल? व्हाट वाज रॉन्ग? मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि वो बायोसिक्योर में थे, उनकी अभी सीरीज खत्म हुई है अगेंस्ट श्रीलंका, तो आपको बिल्कुल आपने फॉलो किया होगा, वो वनडेज और T20 दोनों जीते। तो वो वही टीम थी बायोसिक्योर के अंदर चलती चली आ रही थी। प्रॉब्ली हमें पता नहीं चलेगा कि किस वजह से ये वायरस इंग्लैंड कैंप के अंदर आया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या पाकिस्तान टीम की एक पॉलिसी को रिव्यू करें 12 महीने के अंदर, तो बड़ी कंसिस्टेंट है, और वो ये है कि हमने क्रिकेट को प्रमोट करना है, डेवलप करना है, और एक हमारी फिलॉसफी है कि क्रिकेट एंड कोविड हैज टू कोएग्जिस्ट। हमें अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने हैं ताकि इस गेम को भी जारी रख सके। वो इस गेम से डेवलपमेंट भी है, प्लेयर्स की अर्निंग्स भी अटैच्ड हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो ये उसका कंटिन्यूटी है। इंग्लैंड हम गए, न्यूजीलैंड में हमें मसाइल का सामना करना पड़ा, बट हमने वहां पर भी खेला, फिर यूएई के अंदर आपने देखा। तो ये तो एक फिलॉसफी हमने बता दी कि हमारी क्या पॉलिसी है। इंग्लैंड टीम के पास ऑप्शन सिर्फ प्रॉब्लम यही था कि वो सारे प्लेयर्स को रिप्लेस कर दे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि ये कहां से पेनिट्रेट हुआ, या वायरस कहां से आया है। और अगर वो उन सिर्फ 7 लोगों को रिप्लेस करते तो शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल ना होता, इंक्लूडिंग दी PCB, क्योंकि वायरस तो ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो उन्होंने पूरा का पूरा कॉन्टिजेंट, उसमें सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं, सपोर्ट स्टाफ, उन्होंने सबको स्टैंड आउट करके और नया स्क्वाड तश्कील दिया जो कि एक्सेप्टेबल था सबके लिए। पाकिस्तान टीम के अपने कंसर्न्स के हवाले से यकीनी तौर पे रहे हैं, क्योंकि उनको इंग्लैंड में पहले उनको 5 दिन की क्वारंटीन करनी पड़ी, चाहे वो यूएई हो या लाहौर हो, और उसके बाद फिर मजीद उनको की क्वारंटीन करनी पड़ी इंग्लैंड पहुंचने के बाद आरबी के अंदर। इन कॉन्ट्रास्ट इंग्लैंड को नहीं करनी पड़ी। सो समझने वाली बात यह है कि जो इनबाउंड लोग होते हैं उनकी एग्जेम्पशंस मिलती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन पीरियड या उसका प्रोसेस स्लाइटली डिफरेंट है टू दोज जो कि वहां के नेशनल है। सो इसलिए ये क्वारंटीन पीरियड का डिफरेंस समझना जरा थोड़ा सा जरूरी है। बट हम अपनी टीम के साथ राब्ते के अंदर रहे हैं। ये स्टोरी या ये जो डेवलपमेंट थी हमें परसों रात पता चल गई थी, उस वक्त भी हम टीम के साथ थे, एंड एज लेट एज येस्टरडे इवनिंग हमारे टाइम से तकरीबन रात के 10 बजे भी हमने अपनी टीम के साथ भी बात की है, और इनफैक्ट हमने एक पूरी मीटिंग सेटअप की थी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम के साथ, जिसमें हमारी टीम की मैनेजमेंट शामिल थी, और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या कंसर्न्स थे या क्वेश्चंस थे, ECB के हुक्काम ने उन सब का जवाब दिया है, तसल्ली दी है और अश्योरेंस दी है कि चूंकि अब ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, डिफरेंट ड्रेसिंग रूम्स है, टीम्स का इंटरेक्शन नहीं है, इट विल होपफुली बी a secure series. ठीक। ओके इंशाल्लाह, इफ यू से सो वी बिलीव यू। थैंक यू सो मच समी बर्नी साहब हमसे बात करने का। बाय द वे पाकिस्तान इसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो होगी, पहले तो इंग्लैंड है, फिर वेस्ट इंडीज है, ऑफ कोर्स उसके बाद आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप इन UAE। तो बड़ा ही ज़रूरी है कि जो टीमें इन्वॉल्व हैं इन सारी मैचेस में, इन सारे प्ले में, इस टूर्नामेंट में, वो ऑलरेडी अपने आप को, मतलब अब तक तो वैसे हम कहते हैं कि सीख ही लिया होगा कि हाउ टू सर्वाइव विद कोविड। तो मुश्किल है, वैसे कहना आसान है, इट्स अ टफ जॉब, लेकिन जाहिर है करना पड़ता है, इट इज अ नेशनल रिस्पांसिबिलिटी। कोविड एंड क्रिकेट हैज टू कोएग्जिस्ट, अभी तो पूरी दुनिया। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम इश्यूज हैं जिस पे हम बात करनी है। सी यू इन अ व्हाइल। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और एक ट्रिब्यूट, आपको पता है कि सुबह सुबह की एक खबर है, ऑल्सो इट वाज पार्ट ऑफ आवर टॉप स्टोरी रिगार्डिंग लेजेंडरी भारतीय अदाकार, हम कह रहे हैं दिलीप कुमार, बट आई बिलीव कि वो एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट के अदाकार थे, हु पास्ड अवे दिस मॉर्निंग एट द एज ऑफ 98। माशाल्लाह, मतलब ऑलमोस्ट पूरी सेंचुरी ही थी उनकी, और क्या काम था और इनको क्या क्या खिताब और लकब मिले हुए थे। आपको पता है कि इनकी मूवीज़ और इनके मूवीज़ के गाने, इनके डायलॉग्स, इनके इमोशंस, एक जनरेशन ऑफ बॉलीवुड स्टार्स ने इनको कॉपी किया और इनको फॉलो किया। जनाब लेजेंडरी खान, ट्रेजेडी किंग और बहुत से नामों से इन्हें जाना जाता था, और आजकल की जनरेशन में कहूँगा अगर उन्होंने इनका काम ज़्यादा देखा तो नहीं होगा, लेकिन जो एटलीस्ट देखा है वो मुग़ल-ए-आज़म है। ओहो हो, मुग़ल-ए-आज़म तो एक्चुअली इफ़ यू आस्क मी तो मैंने
इतनी 150 दफा देखी है? 150 दफा तो मैं देख चुकी हूँ, और खासतौर पे फिर आपको पता है वो कलर में आ गई, तो लिहाजा कलर में भी देखनी पड़ गई। चले, आजकल की जनरेशन ने शायद इनको ना देखा हो, लेकिन जिस जनरेशन को आजकल की जनरेशन फॉलो करती है, पीपल लाइक शाहरुख खान, वो बड़े इनको फॉलो करते थे, और दे क्लेम कि हमने तो एक्टिंग इन्हीं से सीखी थी। ये खान साहब की भी एक तस्वीर है, और साथ दिलीप कुमार साहब भी हैं, और कौन कौन था, बहुत से लोग थे, मोहम्मद अली साहब भी थे, मोइन अख्तर साहब के साथ भी इनकी एक पिक्चर थी। अच्छा, अब पेशावर के मोहल्ला खुदादात में बाय द वे इनका आबाई घर भी है, ये वहाँ पैदा हुए थे, और वहाँ भी इनके चाहने वालों की बड़ी तादाद अब भी मौजूद है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम इनटॉलरेंस की बात करते रहते हैं, आदम बर्दाश्त, और अब से नहीं, मुझे लगता है कि हम जब से हमने होश संभाला है और जब से हमें थोड़ा बहुत बात करने का हुनर, अब वैसे तो सीख ही रहे हैं लेकिन आया है, तब से ये मौजू ज़ेरे बहस रहा है, आदम बर्दाश्त। जी बिल्कुल। और आदम बर्दाश्त के रवैयों से इंसानों के हाथों अब जानवर भी महफूज नहीं रहे हैं, और कराची के इलाके लियाकताबाद में मामूली झगड़े का गुस्सा कुर्बानी के जानवर पर निकाला गया है। कैन यू इमेजिन? क्या मैं बताता हूँ। गली में लाइटें लगाने के मामले पर आपस की लड़ाई में पड़ोसियों की गाय पर तेजाब फेंक दिया। हम अभी बात कर रहे थे, मैं क्या बताऊं, वैसे अभी हमने इससे पहले चंद दिन पहले तेजाबगर्दी का एक सेगमेंट किया ना, आपको पता है। जी, एक्चुअली हुआ क्या ये जरूर हमने पता करना है, क्योंकि नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली हमारे साथ है। कमर अली, ये तो बताते हैं सबसे पहले कि झगड़ा किस मसले पर था, क्योंकि वी स्टिल कांट बिलीव कि बेचारे जानवरों के साथ ऐसा जुल्म किया गया, तो एग्जैक्टली क्या इशू? खुदा खौफ भी नहीं आया कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जानवर खड़ा है, वहां पे उड़ा देते हैं तो जानवर है। जी बताएं। जी, लियाकताबाद नंबर 8 में ये वाकया कुछ रोज कबल पेश आया है। दानिश नामी नौजवान कुर्बानी के लिए बैल खरीद कर लाया, और रात के वक्त गली में लाइटिंग के लिए वो बल्ब लगा रहा था कि उसके पड़ोसी असलम ने इस पर एतराज किया। इस बात पे दोनों में तलख कलामी हुई, नौबत हाथापाई तक पहुंची। ताहम जो है वो जो इलाके के मोजिज़ अफराद हैं, उन्होंने उन दोनों में जो है वो सुलह करा दी। वक्ती तौर पर ये झगड़ा तो टल गया, लेकिन कुछ देर बाद जो है असलम अपने घर गया, और उसने जो है वो अपने घर से कुर्बानी के जानवर तेजाबी महलूल फेंका, जिससे कुर्बानी का जानवर जो है वो क्या किया है? क्या कोई मुकदमा वगैरह बना है या बस जबानी जमा खर्च है? पुलिस जो है असलम को हिरासत में पुलिस ने लिया, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने जो है वो कुर्बानी के जानवर के मालिक दानिश से कहा कि वो असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। ताहम इलाके के बुजुर्ग और मोअज़्ज़िज़ अफराद जो है वो थाने पहुंच गए। उन्होंने दानिश से दरख्वास्त की कि वो जो है वो असलम को इस वाक़े पर माफ़ कर दे, और असलम ने भी अपने पड़ोसी दानिश से इस वाक़े पर माफ़ी मांगी, जिसके बाद दोनों में जो है वो सुलह हो गई। पुलिस को जो है दानिश ने किसी भी किस्म की कार्रवाई से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस कमर अली बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मुल्ज़िमान को पकड़ा गया ना, उनको तो सही छितरौल होनी चाहिए, ठीक ठाक किस्म की, और इससे भी ज़्यादा। हम आपको मिलेंगे सेकेंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। Who's your favorite? आप हमें लिख के बता सकते हैं। बिटवीन इंग्लैंड एंड डेनमार्क, वैसे मेरा तो डेनमार्क ही है, और मेरा तो whoever wins। अच्छा जी, तो अभी हम डोमेस्टिक वायलेंस की जरा बात करेंगे। हमारे यहाँ आज से नहीं, हमारे यहाँ अरसा दराज से ये इशू है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इसे इशू समझा जाने लगा है। पहले तो इसे नॉर्मल बात समझी जाती थी, होके ना, मतलब बर्दाश्त कर लो। पहले इसे बर्दाश्त कर लिया जाता था, लेकिन अब लड़कियों में भी ये कहा जा रही है कि जनाब अगर उनका मियाँ, उनका शोहर पर्टिकुलरली उन पे हाथ उठाता है, तशद्दुद करता है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, या अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती हैं, या अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई बड़ा फैसला करने का सोचती हैं। पहले ये करेज नहीं होती थी। वैसे कितनी सिंपल सी बात, एक दफ़ा मैंने दोबारा सुनी है अब्दुल्ला आपको ये कहते हुए, मतलब कि लिटरली इस पे डिबेट हो रही है अब कि मुझे मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि कोई आदमी आगे कहे कि जी मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है, द वे आई वांट, तो उस पे डिबेट किए जाए। और होमा, शौहर के हाथों तशद्दुद का निशाना बनना तो एक बात है ही ना। वो कितनी बड़ी तादाद है लड़कियों की जो अपने बाप या अपने बड़े भाइयों या इवन छोटे भाइयों के हाथों पिटती हैं। छोटे भाइयों के हाथों भी बिल्कुल ये भी होता है। अच्छा, तो उस पे तो बहुत कम बात होती है, क्योंकि उनके पास तो घर छोड़ के जाने की कोई ऑप्शन भी नहीं होती ना। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ बिल पर पहले बड़ी तनकीद हुई, और अब नज़रसानी के लिए इसे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भेजने की सिफारिश आ गई है। बिल में ख़ास तौर पर ख़वातीन, बच्चों और कमज़ोर अफराद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और उन्हें घरेलू तशद्दुद से बचाने के लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। बिल में ज़हनी, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद को काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया है, और तलाक और दूसरी शादी के नाम पर ख़वातीन को धमकाने या बिला वजह पाबंदियाँ लगाने पर 6 माह से 3
साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। इंसानी हकूक की वफाकी वजीर शीरीन मजारी वाजे कर चुकी हैं कि ये बिल हर कमजोर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है। भी जुल्म या तशद्दुद हो, अब्यूज़ हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए कानून है, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग अपनी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, या मर्द हो या औरत हो, इन सब पे ये लागू होगा। अच्छा, अब इस बिल को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में नज़रसानी की भेजने की सिफारिश की गई है। अभी तक ये बिल CII को मौसूल नहीं हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से फैसला कर लिया गया है कि इसको भेजा जाएगा। सबसे पहले तो हम डॉक्टर शीरीन मजारी की गुफ्तगू प्रॉब्ली आपने सुनी होगी जियो न्यूज़ पे, लेकिन हम रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शौज़ा साहब को ज़हमत देंगे, उन्हें हमने बुलाया है, और साथ ही काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की सरबरा बिल्कुल किबला अयाज वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन कमल से बात का आगाज करते हैं। कमल, सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे कि घरेलू तशद्दुद के खात्मे का बिल लाया गया, जाहिर है कि तशद्दुद के खिलाफ कवानीन पहले भी मौजूद हैं, फिर इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप अपनी बिल्कुल आपका अपना ओपिनियन क्या है इस हवाले से, ज़रा ये बताइए। जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। आप ठीक कह रहे हैं, पहले से बिल मौजूद, बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं और सूबों के लेवल पे कवानीन मौजूद थे जिसमें तशद्दुद के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कवानीन हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले टेन्योर में भी बनाए थे, इस टेन्योर में भी बने हैं। लेकिन ऑनर किलिंग हो गई, या जैसे बुज़ुर्ग घरों में होते हैं उन पर तशद्दुद होता है। आपने बहुत दफ़ा सुना कि घर में बहनों पे, माँ पे जो है वो तशद्दुद कर दिया गया, ख़वातीन पे तशद्दुद होता है, बीवी पे तशद्दुद होता है, उसको कई दफ़ा इंसेन या पागल डिक्लेयर करके दूसरी शादी की धमकियाँ दी जाती हैं, शादी कर भी ली जाती है, और उसके ख़ातून के या उसके बच्चों के राइट्स नहीं दिए जाते, उनको कोई ख़र्चा पानी नहीं दिया जाता। तो इस तरह के जो स्पेसिफ़िक इश्यूज़ हैं उनके लिए स्पेसिफ़िक लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी, और इसी मद में जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बिल आया, जिसको 1 साल के लगा है सारे प्रोसेस से गुजर के, कमेटी के से अप्रूव हो के नेशनल असम्बली से सेनेट में गया और फिर अमेंडमेंट्स के साथ सेनेट से पास हुआ है। पहले मेरा ख्याल है हम कमल से पूरी गुफ्तगू कर लें, उसके बाद किबला अयाज साहब को ज़हमत देंगे। कमल साहब, अब ये ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान का मसला है, अब से नहीं है, दिहाइयों से हमारा ये मसला है, बड़े जेन्युइन इशूज़ हैं जो आपने भी रेज़ किए हैं, मगर इस पर रेजर्वेशन आना शुरू हो गए, इस पर एतराज़ उठना शुरू हो गया इस बिल के ऊपर। आप समझती हैं ये एतराज़ात जायज़ हैं या फिर बग़ैर पढ़े और बग़ैर समझे बस तनकीद बराए तनकीद के लिए ये तहफ़्फ़ुज़ात जारी किए गए? आई थिंक इसको बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। इस बिल में ऐसी कोई बातें नहीं है कि इसने कोई हमारा फैमिली सिस्टम को ये तबाह करेगा। ये एक जामे तरीक़ेकार है कि अगर आप कोई भी शख्स अपनी लाइंस क्रॉस करता है और वायलेंस करता है, और हमारे माशरे में बहुत सारा वायलेंस बढ़ रहा है, आपने गौर किया है, और बहुत सारे तशद्दुद के केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, और ख़ास तौर पे बच्चे, बुज़ुर्ग और ख़वातीन, घर की जो मज़लूम है, जो वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, वो इसका शिकार होते हैं। तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, जी कमल आगे ये भी बताएं कि ये बिल ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है और अब है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के पास। तो वो काउंसिल जिसके मेंबरान में एक भी खातून नहीं है, जस्ट लेटिंग एवरीबडी नो, ऐसे ही कवानीन पहले भी काउंसिल को भेजे जाते रहे हैं। तो क्या ज़रूरी नहीं कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में ख़वातीन की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए ताकि मुतवाज़िन सिफारशात मिल सके, कुछ इक्वालिटी एटलीस्ट उस काउंसिल में तो कि आप ट्रस्ट कर सकें कि यहाँ सोच समझ के ही बात की गई होगी, क्योंकि ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन भी इक्वल है। जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जो कंपोजिशन है बाय लॉ, तो उसमें एक खातून की रिप्रेजेंटेशन लाजमी है, जो मैं समझती हूँ कि 50% ख़वातीन को रिप्रेजेंट एक औरत भी नहीं कर सकती। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया गया है, तो उसमें भी एक खातून की जगह रखी गई है और वो मिसिंग है। बट जहाँ तक इसकी इवैल्यूएशन है, तो मैं समझती हूँ कि जो इस्लामी हमारे अकायद और इस्लाम के जो हुक्म है कुरान पाक में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से हमें जो मिलते हैं शवाहिद, उसके हिसाब से अगर ये इसको इवैल्यूएट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई इसमें काबिल एतराज़ कोई चीज़ निकलेगी, क्योंकि इस्लाम में तशद्दुद का एलिमेंट मौजूद नहीं है। बिल्कुल किसी गुंजाइश ही नहीं है। और वैसे मैं तो हैरान हूँ, बहुत शुक्रिया कमल शौज़ा साहिबा, और ये हम किबला अयाज साहब से भी पूछेंगे कि
बाय लॉ एक खातून को CIA का पार्ट होना चाहिए, काउंसिल इस्लामिक आइडियोलॉजी का एटलीस्ट 50% रिप्रेजेंटेशन तो दें। जो आपके मुल्क की निस्फ आबादी है उनके बारे में फैसले करने जब बैठे तो अगर 6 मर्दों तो 3 औरतें तो उसमें बैठी हों साथ। खैर किबला या साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि आप, ज़ाहिर है माशरा हमारे सामने हैं, बहनों को, इवन माओं को, बीवियों को तशद्दुद का बनाना अब से नहीं, ये हमारा बहुत पुराना, दहाइयों पुराना मसला है और ये हर माशरे का मसला रहा है। लेकिन हर माशरे में इस सिलसिले में क़वानीन मौजूद होते हैं। हमारे यहाँ शायद इसकी इतनी पकड़ नहीं होती जितनी दीगर माशरों में इस बात की, इस जुर्म की पकड़ होती है। आप समझते हैं सबसे पहले तो कि ये मसला जेन्युइन है, इस पर कानून साजी होनी चाहिए, ये हमारे माशरे का मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अहम सवाल आपने पेश किया। बिल्कुल इस पर तो उमूमी इत्तिफाक है कि हमारे माशरे में, हमारे आइली निज़ाम में मसाइल मौजूद हैं, इस पर कोई दो राय नहीं, हम सब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। और तशद्दुद का उन्सर जो है ये भी मौजूद है, इससे भी इनकार नहीं। तो इस पर तो इत्तिफाक है कि तशद्दुद को रोकने के लिए, तशद्दुद को का इंसदाद करने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन ये कानून साजी कैसी हो, इस पे ये अच्छा जी, हमारी तो नहीं तो इनकी ऑडियो टेलीफोन से अगर कनेक्टेड है तो उनसे ले लें, सो दैट वी कैन लिसन टू हर एटलीस्ट। अच्छा, लेकिन आपके सवाल का उन्होंने जवाब भी देना शुरू कर दिया कि एक्नॉलेजमेंट डेफिनेटली है कि हमारे माशरे में ये मसले और प्रॉब्लम्स आप सुन सकते हैं हमें? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आप प्लीज उसी लाइन से कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा था कि जी कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन कानून साजी कैसी हो? तो कैसी हो सर? हाँ, तो कानून साजी ऐसी हो कि जो मौजूदा इस वक्त हमारे पास कानून है घरेलू तशद्दुद के इंसदाद का, इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन हैं और इस बात की ज़रूरत है कि इसको एड्रेस किया जाए, इस पर गौर व खौस किया जाए। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में सिर्फ एक खातून नहीं होती, बल्कि आइन में यह है कि कम अज़ कम एक खातून। इसका मतलब यह है कि ख़वातीन की तादाद बढ़ भी सकती है। लेकिन इसमें कितनी ख़वातीन इसका मेंबर रही हैं? एक ही मेरा ख्याल है रही हैं एक वक्त में। कम अज़ कम एक है ना, कम अज़ कम एक है, लेकिन वजारत कानून को और वजीर आज़म और सदर साहब को आईनी तौर पे इस बात का इख्तियार है कि वो एक से ज़्यादा ख़वातीन को भी शामिल कर लें। लेकिन मामला इससे ज़रा मुख्तलिफ है। मेरी सोच और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सोच इस हवाले से ये है कि हम क्यों सोसाइटी को मर्द और ख़ातून के तबक़ात में तकसीम करें। क्यों ना हम ये तसव्वुर करने की कोशिश करें कि अगर ख़ातून के साथ ज़्यादती होती है तो इस ज़्यादती के खिलाफ सिर्फ ख़वातीन को नहीं उठना चाहिए, बल्कि इस ज़्यादती के खिलाफ मर्दों को भी उठना चाहिए। जहाँ भी तशद्दुद हो, जहाँ भी ज़्यादती हो, जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो, तो उसको खातून और मर्द के तबक़ात में तकसीम नहीं करना चाहिए, बल्कि उमूमी इंसानी हवाले से इसको देखना चाहिए कि तमाम वो लोग। सर आपके इस बिल को लेके ये बात आपने बिल्कुल, और हम अग्री करते हैं कि अगर कोई तशद्दुद हो रहा हो खातून के अगेंस्ट तो उसमें मर्दों को भी उसी तरह ही अगेंस्ट एहतजाज करना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन आप इस बिल के हवाले से अपने रिजर्वेशंस वो हमारे साथ शेयर कर लें, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं वो पिन पॉइंट कर दें। जी, इसमें जहाँ तक ये तशद्दुद का हवाला है तो यकीनन तशद्दुद के हवाले से तो जिस तरह मैंने गुजारिश की हम सब का इत्तेफाक है, लेकिन अब तशद्दुद के रोकने के लिए तशद्दुद की तारीफात जो हैं इनमें मुझे अंदाज़ा है कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आएंगी। मसलन लफ्ज़ पोजेशन है। अब पोजेशन की तारीफ क्या है? पोजेशन एक नफ्सियाती और एक मुआशरती कैफियत है, उसकी तफसीलात कैसी होंगी, क्या पोजेशन है क्या नहीं है। अब जाहिर है कि ये मामलात अदालतों तक जाएंगे, ये मामलात पुलिस तक जाएंगे। फिर जब आपके एक घरेलू मसला, आप मुझे बताएं, मियाँ बीवी का एक घरेलू मसला ये पुलिस के पास चला जाए, ये आम आदमी के पास चला जाए, ये पराये लोगों के पास चला जाए, और इसमें मसलन जो सर अगर मियाँ बीवी को तशद्दुद का निशाना बना रहा है तो फिर ये ज़ाती मसला तो नहीं रहा ना, क्योंकि वो औरत बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो चाह कर भी किसी से मदद नहीं ले पाती, क्योंकि उसे सब लोग यही कहते हैं जो आप कह रहे हैं कि तो तुम्हारा ज़ाती मामला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
कुरान पाक ने इसके तरीके बताए हैं और वो तरीके हमारे माशरती अक़दार के साथ बिल्कुल हमाहंग है। वो ये है कि कोशिश ये की जाए कि जो घरेलू मसला है उसको हत्तल इम्कान घर के अंदर तक महफूज रखा जाए। घर के जो बुजुर्ग हैं, बीवी की तरफ से, खावन की तरफ से, उनको दरमियान में लाया जाए। अब इसमें भी तहकीम की एक सूरत तो बताई गई है, वो यकीनन स्टेट का हक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें प्राइवेट इदारों को भी तहकीम की इजाजत दी गई है इस बिल के अंदर। तो अब वो पराये लोग इसके अंदर आएंगे। आपकी जो माशरती सूरत हाल है इसमें यकीनन इस बात का इम्कान है कि हल से ज्यादा नए मसाइल पैदा हो जाए। हाँ किबला यार साहब, लेकिन बात ये बिल निकल ही इस वजह से रहा है क्योंकि वो जो बात घर में रह जानी चाहिए थी वो अब हल नहीं हो रही। तो लिहाजा औरतों को, खवातीन को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कि चलो स्टेट भी तुम्हारे साथ है, क्योंकि आइडियली तो आप जो बात कर रहे हैं वो घर में ही चार दीवारी में अगर बात सॉल्व हो जाए कोई मसला तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। लेकिन चूंकि वो सॉल्व नहीं होती, वो सॉल्व मसला नहीं होता तो कोई और जगह भी तो होनी चाहिए। हेंस ये बिल सिक्योरिटी किसी तरीके से तो प्रोवाइड करनी है ना। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपका तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल बरहक है, लेकिन इस बिल में घरेलू हवाले से इसको हल करने के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो ये इस बिल के अंदर इस बात की कोई ना कोई शिक होनी चाहिए कि इब्तिदाअन इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो तो ये घर के अंदर हल करने की कोशिश की जाए। इसके बावजूद अगर ना हो तो यकीनन कुछ इंसदादी तरीके होने चाहिए, और वो इंसदादी तरीके जो हैं वो हम ये समझते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन, एक ब्रॉड बेस्ड पब्लिक डिस्कोर्स के नतीजे में होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे हम रहनुमाई भी लेंगे कि हम फिजिकल असॉल्ट पे तो बड़ी आसानी से नज़र भी आ जाता है, ज़ाहिर मारपीट होगी तो उसके निशान भी नज़र आएंगे, सब कुछ होगा, मेडिकल भी हो जाता है, लेकिन जहनी तशद्दुद और सबसे बढ़कर जिनसी तशद्दुद भी, हम शादीशुदा लोगों की बात कर रहे हैं, वो हमारे माशरे का हिस्सा है, इस पर ज़्यादा बात नहीं होती। तो आप समझते हैं कि ये काबिल सज़ा जुर्म होना चाहिए अगर एक औरत नहीं चाहती या उसकी रिलक्टेंस है या उसको शादी में रहते हुए जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है तो उसको सबसे पहले तो ये कहेंगे ज़ाती मामला है, लेकिन अब अगर इसे काबिल गिरफ्त बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये सही किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है? नहीं, जो उसूलन मुकदमा है उस पर तो कोई शक नहीं, हम सब की ये ख्वाहिश है कि आईनी निज़ाम जो है बहैसियत मजमूई उसको एड्रेस किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा आईनी निज़ाम इस वक्त शिकस्त और रेख का शिकार है और उसके मुताद्दिद असबाब हैं, तो उन असबाब को भी हमने एक और हवाले से एड्रेस करना है। लेकिन ये जो मौजूदा बिल है, इस बिल के अभी चूंकि ये बिल हमारे पास आया नहीं, और जब ये बिल आ जाए तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह सरकारी तरीका है और आईनी तरीका है कि दो तरीके होंगे, या तो वो हमसे मुतय्यन सवाल करेंगे और फिर हमारा रिसर्च विंग जो है वो उस मुतय्यन सवालात जो हैं उन पे रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर वो मजमूई बिल पे हमारे पास हमसे राय मांगेंगे। तो अगर मजमूई बिल पे राय मांगी गई तो फिर मैं इस वक्त तो अपने आप को कमिट नहीं कर सकता, लेकिन जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल का तरीका है वो ये है कि फिर हम इसमें एक बाकायदा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फिक्री नशिस्तें होंगी। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है डॉक्टर साहब। फाइनली ये भी बता दें कि ये जो नशिस्तें होंगी इसमें फाइनली कोई खवातीन की रिप्रेजेंटेशन होगी? बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि हम दोनों व्यू पॉइंट्स लेंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का हमेशा से ये तरीका रहा है कि इसका जो शोबा रिसर्च है वो वन वे ट्रैफिक की कोशिश नहीं करता, बल्कि दोनों। चलें, आप कह रहे हैं कि नशिस्तें होंगी, इसमें खवातीन की राय का भी एहतराम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर किबला अयाज हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है यहाँ पर खवातीन को तैनात करना, वो बराए मेहरबानी यहाँ पे खवातीन की रिप्रेजेंटेशन को यकीनी बनाए। इसमें क्वालिटी खवातीन के हवाले से अगर बात हो रही हो और उसमें खवातीन ही ना हो तो वो तो ऑलरेडी उसमें डिस्क्रिपेंसी आ गई है। उसको ट्रस्ट करना, उसको बिलीव करना, उसको मानना ऑलरेडी बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि खवातीन थी नहीं उसके फैसले में। वज़ीर आज़म साहब, आप इसका नोटिस लें और यहाँ पर तैनाती जल्द से जल्द यकीनी बनाएं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब। एक सवाल बड़ा अहम है और आपको पता है अक्सर लोग जिनका ख्वाब होता है अपनी ज़िंदगी में अपना घर बनाना,
वो इस किस्म के सवालात आजकल बहुत पूछ रहे हैं, तो हमने सोचा कुछ जवाब हम बिल्कुल तलाश जी, करें। वेरी राइट, क्योंकि अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा करने में अक्सर सारी उम्र गुजर जाती है, विच वी हैव सीन, वी नो। लेकिन वजीर आजम का नया पाकिस्तान वजीर आजम का नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम आम आदमी को भी ज़ाती घर बनाने का मौका दे रहा है। कम कीमत पर घर बनाने के लिए बैंकों से आसान किस्तों पर कर्जा लिया जा सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त बात होगी और ऐसे अफराद को तरजीह दी जाएगी जिनके पास पहले से अपना घर नहीं है। ये भी बड़ी मुझे ज़बरदस्त बात लगी है। मुल्क के 7 मुख्तलिफ शहरों में मरहलावार 50 लाख घर बनाने के मंसूबे से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी बड़ा फ़ायदा होगा और मुलाजमत के नए मौके भी मिलेंगे। मतलब एक अच्छी चीज़ों का भी डोमिनोज इफेक्ट होता है। अच्छी एक चीज़ हो तो बहुत सी और अच्छी चीज़ें निकलती हैं। ये एग्रीकल्चरल लैंड पे घर ना बन रहे हो, मंसूबे को तकमील तक पहुंचाना बहरहाल एक चैलेंज है। आवाम इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। तमाम हाउसिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनने और कर्जों के हुसूल के लिए कई चीज़ें अभी वाज़ेह नहीं हैं। लोगों को इस मामले में दुरुस्त तरीके से रहनुमाई की जानी चाहिए और इसी रहनुमाई के लिए आसिम शौकत साहब स्पोक्स पर्सन हैं NAPHDA हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा आसिम साहब, शुक्रिया आपका वक्त का, क्या प्लान है? ये 50 लाख घर इंतखाबी नारा था, उसके बाद इस पर तनकीद भी हुई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये नारा हकीकत में बदल सकता है। किस तरह से ये हकीकत में बदलेगा? ज़ाहिर है ये 50 लाख घर हुकूमत तो नहीं बना रही, इसमें क्या डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ को शामिल किया गया है, मुख्तलिफ बिल्डर्स हैं, नए प्रोजेक्ट भी हैं, एग्जिस्टिंग भी हैं। हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क आउट? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। अच्छा देखें, बुनियादी मकसद ये था कि मुल्क में गरीब और जो मतवसत तबके के नौकरी पेशा लोग हैं उनको आसान एक साथ पर सस्ते और मयारी घर मिले, और साथ साथ ये कि मुल्क में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको फ़रोग मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, इवन दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो घर बनाएं और लोगों में बांटें। असल चैलेंज ये था कि मुल्क में एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क हो कि बैंकों का पैसा सिक्योर हो, वो गरीब आदमी को भी कर्जे दें, और मुल्क में एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो कि जो आपके लैंड डेवलपर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आगे आएँ और घर बनाएं। देखें, घर तो आप तभी दे सकते हैं ना जिस वक्त जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो घर बनाएंगी। घर तो आप तभी दे सकते हैं जब लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ठीक है, 50 लाख घर बनाने का हमारा ये मैंडेट था, हमारा एक इलेक्टोरल प्लेज था और हम इसके साथ खड़े हैं। लेकिन देखें, जिस वक्त बहुत ऊंची और पायदार अमानत बनानी होती है ना, तो बुनियाद पर टाइम सर्फ होता है। अभी बड़ी एक एफर्ट जारी थी कि किसी तरह मुल्क में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और एक लीगल फ्रेमवर्क बन जाए। अब बिल्कुल कंस्ट्रक्शन कंपनीज को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया जा चुका है बड़ी तादाद में, बहुत हौसला अफजा तादाद में। जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो PPP के बेसिस पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर आगे आ रही हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमें 30 लाख घरों की ऑफर आ चुकी है। अब ये जो है ये अप्रेजल के मरहले से गुजर रही है। फॉर इंस्टेंस मेरे घर एक खातून है जो काम करती हैं, हमारे साथ हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा है। उनकी ख्वाहिश है कि वो अपना घर बनाए। वो मुझसे पूछ रही थी कि जी मुझे भाई बता दें ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मैं घर कैसे बनाऊं, तो वो क्या करें? वो ये जो घर हैं ये किधर बन रहे हैं? ये बड़े शहरों में बन रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इन लोगों की ख्वाहिश भी ये होती है कि हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जहाँ जहाँ काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ घर हासिल करें। ये कहाँ से रब्ता करके इस बारे में इंफॉर्मेशन लें, कैसे घर लें अपना? अच्छा, दो चीज़ें हैं। पहली तो ये कि घर कहाँ बन रहे हैं। देखें, ये घर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर में LDA सिटी अपार्टमेंट्स हैं, 4000 घरों की तामीर शुरू है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद फराश टाउन 4000 घरों की तामीर जो है शुरू है। संजानी टाउन 2200 घरों की, फिर जल्लोज़ई KP के 1300 घरों की तामीर शुरू है। इसी तरह पेरी अर्बन एक प्रोजेक्ट है जो पंजाब हुकूमत के ताबून से चल रहा है, जिसमें पहले मरहले में जो नवाही कस्बात हैं, मेन सिटीज़ के नवाही इलाके हैं, उनमें 10,000 घर जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। अच्छा देखें, दूसरी चीज़ ये कि हर आदमी की ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो मेन अर्बन सिटीज़ में रहे, और ना ही हर आदमी के लिए या गवर्नमेंट के लिए मुमकिन है। ऐसे तो मुमकिन नहीं है कि 22 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ घरों की कमी है मुल्क में, तमाम लोग लाहौर में या इस्लामाबाद में या कराची में आ जाएं। कुछ लोग हैं जो अपने नवाही इलाकों में रहना चाहते हैं, चकवाल है, चूनिया है, चलियांवाला है, मंडी बहाउद्दीन है, सराय आलमगीर है। बिल्कुल, यहाँ पर हम पेरी अर्बन का जो मॉडल है उसको इंट्रोड्यूस करवाया
बताया है, ये छोटे घर हैं, सिंगल स्टोरी हैं, 3.5 मरले के, और ये निहायत ही अर्जा कीमत पर तकरीबन 15 से 16 लाख की कीमत में लोगों को ये घर दिए जा रहे हैं। इसकी खूबसूरती मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लैंड सब्सिडी मिलती है, यानी कि सिर्फ 10,000 रुपए मरला पर आपको ज़मीन दी जा रही है। उसके बाद जो 15-16 लाख रुपए इसकी कीमत है, उसमें से 3 लाख रुपए हुकूमत कॉस्ट सब्सिडी दे रही है। मजीद जिस वक्त ये घर बनकर तैयार हो जाता है और आप अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं, उस वक्त आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू करते हैं और उसके फिर आपको मार्कअप सब्सिडी मिलती है। पहले 5 साल में 3% के ऊपर आपने देना है, दूसरे 5 साल में 5% पे देना है। आसिम, ये जबरदस्त प्लान है जितना हमें इस वक्त समझ आ रही है, बट बात वहीं आ गई, वॉक अस थ्रू हाउ ए पर्सन कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। जिस तरह अब्दुल्ला ने एक एग्जांपल दिया, बिल्कुल कि कोई है जी, हम जानते हैं किसी को बिल्कुल जरूरतमंद भी हैं और बिल्कुल आपके क्राइटेरिया में फिट आ रहे हैं, सबसे पहली चीज वो क्या करेंगे, कहाँ जाएं? अच्छा देखें, सबसे पहले तो इसका एप्लीकेशन है। अभी तक इस वक्त 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। इस वक्त वो एप्लीकेशंस जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, जिसके अंदर से 18 लाख लोग वो थे जो कि वैलिड एप्लीकेंट थे। अब ये तमाम एप्लीकेंट्स जो हैं ये स्क्रूटनी के एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। नंबर 1 हमारी कोशिश ये है कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, 2 गरीब लोग हैं जो ज़्यादा गरीब हैं, उनको ये घर दिया जाए। अभी जो बेल्ट स्क्रूटनी के प्रोसेस में है, ये वो लोग हैं जो 20,000 से 40,000 रुपये महाना कमाते हैं। अब जिस वक्त जहाँ पर इन लोगों ने अप्लाई किया होता है, वहाँ पर जब कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट तामीर के मराहिल में आ जाता है, तो हमारा नेफ्डा जो है, जो मेंबर मैनेजमेंट ब्रांच है, वो उनसे रुजू करती है कि यहाँ पर तो ये जिन्होंने अप्लाई कर दिया अब मजीद कोई अप्लाई नहीं कर रहा, जो हमें सुन रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता था ये प्रोसेस, वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे अभी? नहीं, ये दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है। देखें, अभी तक एक इरादा ये है कि मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त स्क्रूटनी के प्रोसेस से एक एप्लीकेंट गुजरता है, फिर बैंक उसको अपनी बैंकेबिलिटी चेक करता है कि वेदर दिस एप्लीकेंट इज़ बैंकेबल और नॉट। फॉर एग्जांपल, वो कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर गया हुआ, फॉर एग्जांपल उसने कहीं नादरा के साथ या हुकूमत के साथ झूठ तो नहीं बोला, फॉर एग्जांपल वो कहीं बैंक डिफ़ॉल्टर तो नहीं रहा, पहले कर्जे लेके भाग तो नहीं गया, कहीं नेक्टा में तो नहीं है। इसका मतलब ये कि ये जो 18-20 लाख लोग हैं, इनमें से हमारे पास 4-5 लाख लोग आ जाएंगे। अब ये चूंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये 50 लाख घरों पर इंशाल्लाह मुहित है, सेकंड फेज जो हम नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में प्लान कर रहे हैं, दोबारा एप्लीकेशंस जो हैं वो मांगी जाएंगी और उसमें अवाम की आसानी के लिए पहले पेपर वर्क था, अब कोशिश की जा रही है कि उस पेपर वर्क को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो, गरीब आदमी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है जी। और इसमें हम उनको चॉइस देंगे कि हम इस पे बहुत तफसील से और बात कर सकते हैं। अब हमारे पास आज वक्त की किल्लत है, लेकिन हम इस पे और आपसे डिस्कशन इंडीड करना चाहते हैं, बिकॉज़ मेरा ये सवाल है कि ये एप्लीकेशन जो है, मैं आप खुद रिसर्च करके आपको बताऊंगा एप्लीकेशन कहाँ भरी जाएगी, कहाँ जमा कराएंगे। लेकिन वही बात होगी ना कि अभी तो हो गया अप्लाई, अभी हो गया, यू विल हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मंथ्स। वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। क्विकली एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर की 22वीं बरसी है। कौम का खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक हवालदार लालक जान ने अपनी ज़िंदगी वतन के दिफा के लिए कुर्बान की। 7 जुलाई 1999 को कारगिल में इन्होंने जामे शहादत नोश किया था। That is it from today, और इंशाल्लाह we're going to see you tomorrow. Stay safe, मास्क पहनिएगा प्लीज़।